हाय हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हमारा वन शॉट नहीं टू शॉट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरा एक थ्योरी रहेगा, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखते हैं कि सॉल्यूशन होता है क्या है। सॉल्यूशन होता है क्या है? तो एक बात बताओ, क्या सिर्फ सिंपल पानी को सॉल्यूशन बोल सकते हैं? सिंपल पानी को नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण। क्या होता है सॉल्यूशन का मतलब? दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण, तभी उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। इसलिए सिंपल पानी को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है केमिस्ट्री की भाषा में। देखे जरा, सॉल्यूशन होता है क्या। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, जो हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन को? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड होमोजीनस मिक्सचर, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होगा यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? होमोजीनस मिक्सचर यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। किसी भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक गिलास पानी लो, उसमें नींबू डालो, चीनी डालो, वो दोनों चीज इस तरह आपस में घुल मिल जाए कि खुली आंखों से पता ही नहीं चले कि हाँ इसमें नींबू कहाँ गया, चीनी कहाँ गया। उसी को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, माने एक समान इतने अच्छे से घुल मिल जाना आपस में कि पता ही ना चले इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट डला हुआ है। उसी को बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। तो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होमोजेनस मिक्सचर, इसी को बोलेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा जानते हैं सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में पाया जाएगा एंड सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में। सोल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में। तो सोल्यूट को एक और तरीके से कह सकते हैं जो किसी चीज में डिजोल्व हो जाए, किसी चीज में डिजोल्व हो जाए उसको भी सोल्यूट कहेंगे, या लेस अमाउंट में पाया रहेगा उसको भी सोल्यूट बोलेंगे। और जिसके अंदर कुछ डिजोल्व हो जाए, जिसमें डिजोल्व हो जाए उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, या लार्ज अमाउंट में पाया रहेगा तो उसको भी बोलेंगे सॉल्वेंट। तो क्लियर? होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन हमारा क्लियर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण, उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन का तो देख लिया, अब देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को हम ऐसे बोल सकते हैं मात्रा। ये क्या बताता है हमको? मात्रा। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को मात्रा बताता है कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने अमाउंट में डिसॉल्व है, सोल्यूट कितने अमाउंट में डिसॉल्व है किसी सॉल्यूशन में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। मोल कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं। लेकिन जो इस चैप्टर में हमारे काम का है वो यहाँ है, टेंशन नहीं लेना। इस चैप्टर में जो हमारे काम का है वो यहाँ है। सबसे पहले जानेंगे मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। ठीक है, मोलारिटी मोलारिटी सबसे आसान, इसको बड़े एम से शो करते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। इसके डेफिनेशन में ही इसका हमारा फॉर्मूला छिपा हुआ है, इसके डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है। यहाँ देखते हैं मोलारिटी क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहाँ पे ml आ जाए तो ऊपर हम लोग 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, इसका यूनिट होगा हमारा मोल लीटर पर इनवर्स। ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही हमारा देखो क्या होता है, मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम टर्म आ रहा है ना, जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा और साथ में टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। जैसे नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी भी हमारा देखो इसमें भी वॉल्यूम का टर्म आया, तो ये हमारा, तो ये भी हमारा हो जाएगा वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं नॉर्मल मोलारिटी हमारा क्लियर, उसको बड़े एम से शो करते हैं। देन इसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, जो कि यहाँ पे यही दिखा रहा था, वॉल्यूम डिपेंडेंट
एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ पर लिखते हैं एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है हमारा मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पर लिख देंगे साइड में, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर? तो नॉर्मलिटी, पहले नॉर्मलिटी के बारे में जानते हैं। मोलालिटी हमारा क्लियर क्या होता है, देन अब नॉर्मलिटी देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सिंपल, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, नॉर्मलिटी क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बटे में इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा। इक्विवेलेंट वेट को बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, या एन फैक्टर भी बोल सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तभी हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला समझ पाएंगे और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और नॉर्मलिटी का एक दो और फॉर्मूला होता है, वो भी जान लेते हैं। नॉर्मलिटी को हम लोग कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉर्मलिटी मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब सबको ये तो डाउट नहीं है कि मोलर वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है। मोलारिटी इनटू एन फैक्टर क्या बोलेंगे, एक और इसका मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये हुआ हमारा नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्लियर, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब थोड़ा ये जानते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर भी जान लेते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारा ये H2SO4 है, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एन फैक्टर निकालना। एन फैक्टर हम लोग को ना 11th में ही पढ़ना था अच्छे से, इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो 4 टाइप्स के होते हैं, एसिड का निकालना रहता है, बेस का निकालना रहता है, सॉल्ट का निकालना रहता है एंड आयंस का निकालना रहता है। बट जो हमारे काम का इस चैप्टर में आएगा वो हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे या एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर सेम सेम ही है, कोई डिफरेंट मत समझ लेना। तो ये H2SO4 है, सिंपल। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2, तो 2H प्लस, सल्फ्यूरिक एसिड एक ही है, तो यहाँ पे एक दिखाओ या ना दिखाओ, बात सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ देखेंगे इसका वैलेंसी फैक्टर मिलने वाला है, एक को तो कुछ करना ही नहीं है, सो फिर भी लो सो कर दी। 2 हाइड्रोजन था, एक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये जो 2 और 1 है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा 2। वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे या एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये हुआ हमारा वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, देन उसके बाद नॉर्मलिटी क्या होता है। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और वॉल्यूम डिपेंडेंट, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता ही आता है। नॉर्मलिटी का देखो कि वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब यहाँ यहाँ फोकस करेंगे कोने में जरा, डोंट फॉरगेट। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ चैप्टर्स में ना यूनिट कन्वर्जन का बहुत बहुत खेला हो जाता है, अगर ध्यान नहीं दो पता नहीं चलता कि उसमें सेंटीमीटर पूछ रहा है, मीटर पूछ रहा है या लीटर में, एमएल में, पता नहीं चलता। इसीलिए जब भी क्वेश्चन देखे तो उसमें यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान देना है। क्या कह रहा है यहाँ देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारा होता है 1 मिलीलीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। अब इसको भी आगे कन्वर्ट करेंगे कि 1 ml को कैसे करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन ml, तो करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यूनिट कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में बड़ा माइनर सा मिस्टेक हो जाता है, सब कुछ आते हुए भी यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ जरूर ध्यान देना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। देन इसको भी कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, उसके बाद 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। बस छोटा छोटा ध्यान देना रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी यही लिखा देखो, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो भले इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है हमारा नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो आगे बढ़ते हैं,
ये क्लियर हमारा मोलारिटी। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। अब यहाँ देखो कंसंट्रेशन टर्म जो मास डिपेंडेंट होता है, कौन सा? मास डिपेंडेंट। अभी हम लोग क्या पढ़े? वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब क्या आ गया? मास डिपेंडेंट होगा और उसके बाद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो पहले बता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमारा कौन कौन होगा? मोल फ्रैक्शन होगा, पीपीएम होगा, पार्ट पर, ये दोनों होगा। यहाँ देखो डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्यों चेंज होगा टेम्परेचर होने या ना होने से? तो इसलिए मोल फ्रैक्शन या पार्ट पर मिलियन हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही रहता है। ठीक है, यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन आ गया, देन पार्ट्स पर मिलियन आ गया, जो हमारा होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बट मास डिपेंडेंट, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूला में भी हमारा वेट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल रहता है, इसलिए मास डिपेंडेंट होगा और टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला लिख रखा है, मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल। क्या अगर इसी तरह हमारे हमसे मोल फ्रैक्शन पूछता है बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कोई पूछ ले, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जिसका मोल निकाला वो ऊपर जाएगा और बाय टोटल मोल, बस हो गया, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इसी तरह हमारा, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और मास डिपेंडेंट होता है। इस तरह पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, क्या है? 6। इस तरह पार्ट्स पर बिलियन था, तो हम लोग इतना ही जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा मोलारिटी वर्सेस मोलालिटी। ठीक है, मोलारिटी वर्सेस मोलालिटी। सुनने में एक ही जैसा लगता है बट दोनों बहुत अलग है, दोनों अलग है। अरे यहाँ देखो मोलारिटी को जैसे ये बता चुके कि हाँ बड़े एम से शो करेंगे, एंड मोलालिटी को छोटे एम से, मोलालिटी को बड़े एम से और मोलालिटी को छोटे एम से। फिर उसके बाद आएगा इसका फॉर्मूला क्या था? मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ क्या था? मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ आ गया केजी। केजी किस चीज को दिखाता है? वेट को, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। केजी क्या दिखा रहा है? वेट। ये हमारा मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये तो सबसे खास पॉइंट था कि हाँ ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम डिपेंडेंट भी होता है हमारा मोलारिटी, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ नो लिखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक स्पेशल फॉर्मूला हमारा आया, जो कि किसी क्वेश्चन में मोलारिटी और मोलारिटी साथ में दे रखा और साथ में डेंसिटी का भी जिक्र हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन को भगाएंगे। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला देख लो, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, और साथ में डेंसिटी भी आ जाए, मोलारिटी एंड मोलालिटी। तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं क्या है। सिंपल मोलारिटी पूछेगा हम लोग से, जिसमें मोलालिटी गिवन होगा, मोलालिटी पूछेगा, मोलारिटी गिवन होगा, तब ये फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपल है, 1000 इंटू मोलारिटी बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एमबी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में अगर मोलालिटी पूछा हो, डेंसिटी गिवन हो या मोलारिटी गिवन हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसका सिंपल सा हमारा फॉर्मूला दे रखा है, 1000 इंटू मोलारिटी करेंगे, देन उसके बाद 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लगा देंगे, बस फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट हो हमारा वेपर प्रेशर। चलो वेपर प्रेशर देखते क्या होता है। वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे तो, वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। तो पहले हम लोग वेपर प्रेशर जानेंगे, उसके बाद रॉल्स लॉ पे जाएंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर देखते हैं। नाम में ही वेपर छुपा और प्रेशर छिपा हुआ है, दोनों को अलग करो। वेपर प्लस प्रेशर, क्या बोलेंगे? वेपर प्लस प्रेशर। तब इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors in the equilibrium
विद लिक्विड प्योर लिक्विड, विद लिक्विड प्योर लिक्विड, यहाँ देखो, पहले यहाँ देखते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या कहता है हमारा, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, नाम में छुपा वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, माने इक्विलिब्रियम ना आ जाए, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड के साथ जब तक वेपर का लिक्विड, देखो यहां समझते हैं, वेपर प्रेशर देन जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक वेपर हमारा प्रेशर लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, ठीक है, यही कह रहा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड तक बनने के लिए जो हमारा लिक्विड है ना, जब तक वेपर प्रेशर के बराबर ना आ जाए तब तक वो स्ट्रगल करते रहेगा, करते रहेगा, इसका बराबरी करने के लिए स्ट्रगल करता रहेगा, करता रहेगा, तभी हमारा वेपर प्रेशर प्रेशर लगाता रहेगा लिक्विड के इक्विलिब्रियम करने के लिए, तब हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर कंप्लीट। तो अब ये जानते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, सिंपल है, प्योर लिक्विड ऑलवेज हैज हायर वेपर प्रेशर देन इट्स सॉल्यूशन, जो हमारा प्योर लिक्विड होगा उसका हमेशा वेपर प्रेशर हायर होगा, जैसे कि ये प्योर लिक्विड ऐसे ऐसे, और दो चीज का मिक्सचर हो गया तो दोनों चीज का मिलावट हो गया तो वो तो प्योर रह नहीं गया, प्योर का मतलब होता है कि एक ही आएगा, या ए आएगा या बी आएगा, तो यहाँ हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा प्योर लिक्विड होता है ना उसका हमेशा हायर होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है, प्योर लिक्विड का हमेशा हायर वेपर प्रेशर होता है देन इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूशन में तो दो या दो का चीज का ज्यादा मिक्सअप होगा ना, इसलिए प्योर वाले का ज्यादा रहता है वेपर प्रेशर, क्या ज्यादा रहता है, वेपर प्रेशर, ये देखो पीवी, ये रहा हमारा सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों में सिर्फ ए है, सोल्यूट बोलो या सॉल्वेंट सॉल्वेंट बोलो, तो प्योर वाले का वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर क्लियर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्लियर, आगे बढ़े, अब देखते हैं रॉल्स लॉ क्या होता है, अब देखेंगे रॉल्स लॉ, पहले ही बोले थे पहले वेपर प्रेशर क्लियर करेंगे देन उसके बाद रॉल्स लॉ, अब रॉल्स लॉ देखते हैं। इन अ बाइनरी सोल्यूशन volatile liquid partial pressure is the product of pure vapor pressure and its mole fraction, सिंपल, हमारा जो बाइनरी सोल्यूशन है, हम लोग तो बाइनरी सोल्यूशन कर रहे हैं ना कि दो चीजों का मिक्सचर रहेगा हमारे सोल्यूशन में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमारे बाइनरी सोल्यूशन में क्या रहा है, वोलाटाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर जो है हमारा प्रोडक्ट रहेगा प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, यहाँ देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये कह रहा है, फिर देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, देन फिर प्योर वेपर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन, क्या है ये, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, जब भी डॉट कहीं लगा मिल जाए तो वो क्या होता है, प्योर चीज को शो करता है, किसको, प्योर चीज को, इनटू मोल फ्रैक्शन, तो क्लियर। फिर आगे देखो, जब फिर हमारा आएगा टोटल प्रेशर, रॉल्स लॉ क्या कहता है हमारा, रॉल्स लॉ फिर से एक बार करते हैं, partial vapor pressure is the product of pure vapor pressure and its mole fraction, हमारा ये प्योर आया वेपर प्रेशर, देन मोल फ्रैक्शन आया, और इसमें नॉर्मल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पूछ रहा है, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखना, ए का पूछेगा तो ए वाला लगाएंगे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी का पूछे तो पी नॉट इंटू बी फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये टोटल पार्शियल प्रेशर कोई पूछ ले तो ये यहाँ भी फॉर्मूला रेडी है, टोटल पार्शियल प्रेशर पूछे या कोई यहाँ पे एस लगा दे, माने हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछना चाह रहा है कोई आपसे, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो फिर इसमें ए बी दोनों मिक्स करेंगे, ठीक है, ए का क्या था हमारा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देन बी वाला क्या आएगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इस तरह हमारा निकलेगा टोटल वेपर प्रेशर का कोई पूछ ले तो, या पीएस पे भी शो करेगा, ठीक है क्लियर, वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, देन हमारा फॉर्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाए देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बस, तो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा फैंटास्टिक, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो आता ही है ना, तो
कोई ऑप्शन नहीं, याद करना पड़ेगा समझ समझ कर। अब यहाँ आओ, थोड़ा सा लिमिटेशन देख लेते हैं, सब चीज का लिमिटेशन होता है। आ जाओ लिमिटेशन देखते हैं। इसका क्या है, ओनली फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। रॉट्स लॉ कब वैलिड होगा, जब वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब पतला सोल्यूशन, क्या पतला सोल्यूशन, नॉट कंसंट्रेटेड, ठीक है। किसके लिए वैलिड है रॉट्स लॉ, ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। देन उसके बाद ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब जो वेपर फॉर्म ना करे, जो वेपर फॉर्म नहीं करता, उसके लिए वैलिड होगा हमारा रॉट्स लॉ। देन इसके बाद एक और हमारा पॉइंट आया, फेल, रॉट्स लॉ फेल हो जाएगा इफ सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट। डिसोसिएट माने टूट जाना, क्या बोलेंगे, टूट जाना, और एसोसिएट मीन्स जुड़ जाना। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। वेंट हॉफ फैक्टर जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी क्या होता है डिसोसिएट एंड एसोसिएट। तो भाई इसमें वेंट हॉफ फैक्टर का नहीं आएगा, फेल हो जाएगा ना हमारा रॉट्स लॉ ही। तो क्लियर हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉट्स लॉ क्या होता है, देन हमारा फॉर्मूला और लिमिटेशंस भी हमेशा याद रखें। अब यहाँ देखो बड़ा प्यारा सा हमारा ग्राफ आ गया। अब क्या आ गया, ग्राफ, जो कि सिंपली दिखाता है क्या, हमारा वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्या, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो हमारा रॉट्स लॉ बता रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। एम एफ माने मोल फ्रैक्शन, समझ लेना, ठीक है। यही हमारा जो ये प्यारा से ग्राफ है वो शो कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ वर्टिकली हमारा दिखा रहा है वेपर प्रेशर, देन नीचे हमारा मोल फ्रैक्शन है। यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है। देन यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ जीरो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ हाई है। और ये जो हमारा बिल्कुल सीधा साधा ग्राफ है, सीधा साधा ग्राफ, ये टोटल वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है, दिखा रहा है। बस ग्राफ को याद करना जरूरी है, हमारे एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। यहाँ पे देखो एक हाई एक लो है, और ये याद रखना कि वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, वही हमारा रॉट्स लॉ भी कह रहा है और ये हमारा ग्राफ भी कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इसको ऐसे समझते हैं, आइडियल, आइडियल माने समझते हो तुम लोग, आइडियल विन नॉन आइडियल, ऐसे समझते हैं। आइडियल माने संस्कारी बच्चा, संस्कारी लोग, और ये भी होते हैं लेकिन थोड़े से कम। आइडियल माने संस्कारी लोग, जो घर वालों की सारे बातें सुनते हो, बिल्कुल संस्कारी बच्चा, समय पढ़ता हो, इस समझ जाओ ना, संस्कारी, आइडियल, पूरा आइडियल, जो घर वालों का सारा बात सुनता हो, और नॉन आइडियल जो नहीं सुनता हो। तो उसी को केमिस्ट्री के भाषा में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है लोग का, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल पता है क्या कौन होगा इसमें, ये लोग का पप्पा जी कौन है, आइडियल वही कहलाएगा केमिस्ट्री की भाषा में, वो भी सॉल्यूशन में जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, रॉल्स लॉ को, फॉलोज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है। और नॉन आइडियल, अब समझ में आ गया ना, ये तो फॉलो ही नहीं करेगा रॉल्स लॉ को, इसलिए ये कहलाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, फॉलो रॉल्स लॉ। क्लियर, पहले ये जानते हैं आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल जो ओबे फॉलो करेगा हमारे रॉल्स लॉ को, और नॉन आइडियल जो नहीं करेगा, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन, देन पॉजिटिव डेविएशन, देन नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन का दो टाइप्स होता है, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन हम लोग को पढ़ना रहता है। क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का दो टाइप्स होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, जो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना तो सब कुछ ही है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन के बारे में जानते हैं, जो बड़े आइडियल लोग हैं, तो आइए जानते हैं आइडियल सोल्यूशन। यहाँ देखो इंटरैक्शन, इंटरैक्शन माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जो पढ़े थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जोर से पकड़ लेना या धीरे से पकड़ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ देखो आइडियल सोल्यूशन में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बराबर है, क्या है, बराबर है। ये तो आइडियल लोग है ना, तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा इन लोग में,
क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, माने इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो गया था, क्या हो गया हमारा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और अलग अलग जो हमारा सॉल्वेंट का है वो बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखो पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में हमारा वीकर रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर रहता है, और निगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्गर रहता है। क्यों रहता है? यहाँ देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी स्मॉलर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, इसीलिए ये वीकर रहता है, क्योंकि सॉल्यूशन से ज्यादा तो हमारा इंडिविजुअल सॉल्यूट का आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये ज्यादा तो बना नहीं पाएगा वेपर। और इसमें देखो निगेटिव डेविएशन क्यों है स्ट्रॉन्गर? क्योंकि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन उसका ज्यादा है इंडिविजुअल सॉल्यूट सॉल्यूट से, इसलिए स्ट्रॉन्गर हो गया। सिंपली याद रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन का हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ए एंड ए। आइडियल सॉल्यूशन में सब अच्छा अच्छा आप लोग को दिखेगा, याद रखना, ठीक। अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन वीकर होता है, और नेगेटिव में स्ट्रॉन्गर रहता है। उल्टा समझना, पॉजिटिव माने वीकर, देन निगेटिव दिखेगा तो हायर, थोड़ा उल्टा दिमाग लगाना इसमें। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, तुम लोग तो पढ़े ही होगे थर्मोडायनेमिक्स टर्म क्या होता है, जिसमें एंट्रोपी पढ़ते हैं, इंथैल्पी पढ़ते हैं, वॉल्यूम चेंज पढ़ते हैं, तो इसमें भी जानते हैं कि इसका क्या रोल है। थर्मोडायनेमिक्स टर्म आया ना, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमारा जो इंथैल्पी चेंज होगा वो हमारा 0 रहेगा, देन उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो भी 0 रहेगा। उसके बाद रॉल्स लॉ देखो, रॉल्स लॉ क्या था? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो सॉल्यूशन ही बड़ा हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। फिर यहाँ देखो सॉल्यूशन ही छोटा हो गया इंडिविजुअल से, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्लियर। अब यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में ये भी था हमारा, पॉजिटिव रहेगा ये, 0 से बड़ा माने इंथैल्पी चेंज हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर जो हमारा वॉल्यूम चेंज है वो भी पॉजिटिव आएगा, किसमें? पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव में ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। एंथैल्पी चेंज 0 से छोटा माने नेगेटिव, फिर वॉल्यूम चेंज 0 से छोटा माने नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। यहाँ देखो पॉजिटिव डेविएशन में जो इंटरेक्शन पूछेगा तो वो वीकर रहेगा, लेकिन एंथैल्पी चेंज या वॉल्यूम चेंज पूछे तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखो फिर निगेटिव डेविएशन में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो हायर रहेगा, फिर उसके बाद को पूछे कि एंथैल्पी चेंज या वॉल्यूम चेंज, वो निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ही रहेगा। निगेटिव में निगेटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव में पॉजिटिव पॉजिटिव, थोड़ा सा ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमारा सुंदर सा ग्राफ दे रखा है, सुंदर सा देखो, ये तो सिंपल सा हमारा सीधा साधा आइडियल सोल्यूशन का था, देखो बिल्कुल सीधा जाएगा ये, वेपर प्रेशर वर्सेस आइडियल, तो ये तो ठीक ही है एकदम। अब यहाँ देखो पॉजिटिव डेविएशन आते हैं तो यहाँ ध्यान देना, वेपर प्रेशर बाय पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका जो ये जो कर्व जाएगा ना वो ऊपर से जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये ग्राफ याद जरूर रखना। अब देखो नेगेटिव में, नेगेटिव में आते हैं वेपर प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन, तो ये जो है ना, ये जो हमारा मेन लाइन है वेपर प्रेशर वाला, उसके नीचे से जाएगा ये लाइन, क्योंकि ये हमारा है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्या है ये? नेगेटिव डेविएशन। फिर आप इसके एग्जांपल पे आते हैं। आइडियल वाला देखो एग्जांपल, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, क्या है? हेक्सेन प्लस हेप्टेन हमारा किसका? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल आ गया। देन इसके बाद पॉजिटिव डेविएशन का देखेंगे, इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल प्लस वाटर, देन एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल पे, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्या है? एसीटोन प्लस एनिलीन, देन HCl प्लस वाटर, क्या हुआ हमारा एग्जांपल। पहले एक बात तुम लोग को बता दिए, जब भी सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है थ्योरी बेस्ड, तो इस डब्बा से तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो याद रखना, स्पेशली सब कुछ याद रखना है। ये पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है, फिर थर्मोडायनेमिक्स टर्म, देन ग्राफ भी याद रखना, और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, देन इथेनॉल प्लस वाटर, फिर एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, किसका है? पॉजिटिव डेविएशन का। फिर एसीटोन प्लस एनिलीन, देन HCl प्लस वाटर, के इसका है? नेगेटिव डेविएशन का हमारा एग्जांपल, तो याद रखें। क्लियर एवरीवन? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल, आगे बढ़ते हैं।
अब एक कॉन्सेप्ट अब आ गया हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये जानते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? इसको ऐसे समझो, दोस्ती वाला मिश्रण। क्या बोलेंगे इसको? दोस्ती वाला मिश्रण। दोस्ती, दोस्ती वाला मिश्रण। मिश्रण। हाँ। तो एजियोट्रॉपिक को क्या बोलना चाह रहे हैं हम? दोस्ती वाला मिश्रण। दो कंपाउंड को एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना। क्या बोलेंगे? दो कंपाउंड को एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना। जैसे दोस्त लोग होते हैं, एक ही साथ सारा हरकत करने वाला। उसी तरह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर माने एक ही टेम्परेचर पे दो कंपाउंड को कांस्टेंट बॉइलिंग करना। अगर सपोज एग्जांपल देते हैं, पर्सनल मत लेना, ठीक है? एग्जांपल है कि राम और श्याम को हम लोग बॉईल करने के लिए डाल दिया, ठीक है? राम श्याम को बॉईल करने के डाल दिए। अब वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। बॉइलिंग होने के बाद क्या हम लोग बता पाएंगे कि उसमें राम कहाँ गया, श्याम कहाँ गया? नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हाँ राम कौन सा है, श्याम कौन सा है। तो ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहता है कि एक ही टेम्परेचर पे दो कंपाउंड बॉयल हो सकता है, तो उसको हम लोग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ गया दोनों कंपोनेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब डेफिनेशन देख लो। लिक्विड बॉइलिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, मतलब सेम टेम्परेचर पे दो कंपाउंड बॉयल होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। डिस्टिंग अनचेंज्ड, क्या? डिस्टिलिंग अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। क्या है? कंपोजिशन। क्या हो गया? कंपोजिशन। ठीक है, जो कि फॉर्म हो गया क्या? नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये हाँ, अजियोट्रोपिक मिक्सचर हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए है, आइडियल वालों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? किसके लिए? नॉन आइडियल के लिए है, आइडियल वालों के लिए होगा ही नहीं। वो तो अलग अलग टेम्परेचर पर रहता है ना अपना वाल। ये तो नॉन आइडियल है, थोड़े से बदतमीज लोग। नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर हमारा कहना क्या चाह रहा है। लिक्विड बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, डिस्टिलिंग अनचेंज्ड। पता ही नहीं कर पाएंगे उसमें कि दोनों कंपोनेंट कहाँ गया है। और बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या याद रखेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो ये किसके लिए है हमारा वैलिड? नॉन आइडियल सोल्यूशन। किसके लिए? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हमारा क्लियर हुआ क्या होता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं एजियोट्रोपिक में हमारा दो टाइप का होगा, जो मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग के होगा एक, और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम, उसके बाद मिनिमम, देन मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। अब देखते हैं ये क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आइदर प्योर कंपोनेंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हमारे प्योर कंपोनेंट से। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा प्योर वाले से, तब ये होगा हमारा मिनिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, वो किसको शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो थोड़ा याद रखना, मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन। कैसे याद रखेंगे? मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन, जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? लेस रहता है प्योर कंपोनेंट से। क्या रहता है? लेस रहता है। तब आगे देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल रहने देते हैं पहले, अभी देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है। तो इसका तो ज्यादा होगा, उसमें क्या था? मिनिमम में बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट से कम था। इसमें क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होगा, किससे? प्योर कंपोनेंट से। बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन आइदर प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होगा, तो इसी को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होगा? मैक्सिमम है ना, तो निगेटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए होगा? फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या? नेगेटिव डेविएशन। ये याद ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका, दोनों का, कि ऐसा कौन सा इंसान आ गया जो एक ही टेम्परेचर पर दोनों बॉयल हो जाता है। ठीक है, एजियोट्रॉपिक में यहाँ देखो, आमतौर पे हमारा इथेनॉल, अल्कोहल और वाटर जो होता है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट होता है, बॉयल होता है। अल्कोहल एंड वाटर जनरली आमतौर पे देखा जाए तो अलग अलग होता है, बट एजियोट्रॉपिक वाले कंडीशन में आकर ये लोग एक ही पे कैसे बॉयल हो रहा है। एक एग्जांपल याद रखना, एजियोट्रॉपिक वाला मिक्सचर वाला एग्जांपल। यहाँ देखो, इथेनॉल जो होता है 95.5% प्लस वाटर 4.5%, बॉइलिंग एट, देखो
351.15 केल्विन पे होता है बॉयल। आमतौर पे ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन एजोट्रॉपिक कंडीशन में आने के बाद ये देखो 95.55% इथेनॉल, 4.5% ऑफ वाटर बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर, बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर। यही कहना चाह रहे थे एजोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब। 351 पॉइंट, ये याद रखना, इथेनॉल कभी पूछ ले, इथेनॉल प्लस वाटर जो हमारा होता है एजोट्रॉपिक कंडीशन वाला होता है, उस सेम टेम्परेचर पे तो बॉइल करता है, लेकिन टेम्परेचर कितना था 351.15 केल्विन। क्या बोलेंगे 351.15 केल्विन। अब यहाँ देख लेते हैं, जो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रैप आया है उसमें हमारा आएगा नाइट्रिक एसिड जो 68% क्या है 68% प्लस वाटर 32%, नाइट्रिक एसिड 68%, देन उसके बाद वाटर फिर इसमें आएगा 32%, जो सेम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, क्या कितना होगा उसका टेम्परेचर 393.5 केल्विन, कितना 393.5 केल्विन। इसका भी टेम्परेचर याद रखेंगे और एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। वाटर तो दोनों में कॉमन है, मिनिमम वाले में भी और मैक्सिमम वाले में। और सबसे पहले याद रखेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हमारा किसके लिए होता है, पॉजिटिव डेविएशन, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन, और दोनों का एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। तो क्लियर हुआ एजोट्रॉपिक क्या होता है, मिनिमम एजोट्रॉप क्या होता है, मैक्सिमम एजोट्रॉप क्या होता है, देन उसका एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजोट्रॉप हमारा खत्म, दोस्ती वाला मिश्रण। अब आते कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आ गया है, फिर से वीआईपी लोग आ गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड उसका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जानेंगे, क्या है यहाँ ध्यान दो। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले ये जानते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारा 4 टाइप्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा होगा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, डिप्रेशन डिपर्शन बोलेंगे, डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट हमारा आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहे, किसको पाई से डिनोट करते हैं, किससे पाई से। ये चारों हम लोग को पढ़ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ये याद रखें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं, कभी कभी तो यही क्वेश्चन उठ कर आ जाता है कि पहचाने इसमें से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है। 4 होता है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कब आगे देखते हैं, पहले ये देखेंगे क्या होता है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है हमारा सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, सोल्यूट पार्टिकल नॉट सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वाला नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, नॉट सॉल्वेंट। यहाँ देखते हैं, डिपेंड्स ओनली वन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यहाँ जूम करके देखेंगे, बिल्कुल सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, सोल्यूट के नेचर से इसको कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है। क्या बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, भले उसका नेचर कुछ भी हो, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये भी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाला कोई आया है क्या, नहीं, सब डाइल्यूट के लिए ही है। तो ये खत्म, आगे देखे जरा तुम लोग का सुंदर था ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का। यहाँ देखो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्टकट में बोलते हैं। सिंपल है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, पहले बताया था डॉट जहां आ जाए उसको प्योर मान लेना है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर बटे में आ जाएगा हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो हमारे किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, माने सॉल्यूट के होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा हमारा RLVP। और मोल फ्रैक्शन का तो तुम लोग को बताए थे, जिसका निकालना हो उसका ऊपर, देन टोटल मोल, जिसका निकालना हो उसका ऊपर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन में, और देन नीचे टोटल मोल लिख देंगे, तो हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमारा हो गया फॉर्मूला तैयार, जिसको याद कर लेना है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ देख लो डेरिवेशन कैसे 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 हो गया, यहाँ देखो डेरिवेशन ट्रिक फॉर एवरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही होगा।
मैं टोटल मोल से जो ज्यादा होगा तभी तो डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, टोटल मोल ज्यादा हो डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक। उसके बाद यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, यह हमारा इसी फॉर्म में लिखा होगा, ठीक। ये दूसरे तरीके में प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, फिर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, देन फिर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो इक्वल टू होगा मोल बाई मोल, ठीक है, टोटल मोल्स या जिसका निकाल लो। देन उसके बाद एक आता है यहाँ पर ट्विस्ट, वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, फिर मास इनटू वेट, ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये किस लिए यूज होगा, जब हम लोग से कोई पूछ ले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछ ले तो ये फॉर्मूला को याद रखना। ये तो हमारा बेसिक है जो याद हो रहा ही होना चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ऑफ मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, किसका नेचर, सोल्यूट का नेचर। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आ गया ना, पहला हमारा कंप्लीट हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप्स आरएलवीपी। देन अब हम लोग पढ़ने वाले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, पहले एलिवेशन का मतलब जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, क्या होता है, इंक्रीजमेंट, याद रखेंगे, इंक्रीजमेंट हो जाता है। देन यहाँ भी हमारा डिप्रेशन है, डिपर्शन बोलेंगे, तुम लोग वाला डिप्रेशन नहीं, क्या है यार, डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, डिपर्शन, इसको पढ़कर डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमारा डिपर्शन है। तो यहाँ पे डिपर्शन का मतलब है इंक्रीजमेंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट, यहाँ पे लिख लो डिपर्शन का मतलब इंक्रीज लिख लो, इंक्रीज। तो सबसे पहले बारी बारी से पढ़ लेते इसके बारे में एलिवेशन, देन उसके बाद हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं, ये पहले यहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से शो करते हैं, जिसको चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको ऐसा शो करेंगे, इसका शकल याद रखना। अब क्या होता है, सॉल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर, सो मोर हीट इज नीडेड टू बॉयल। सिंपल, जब एक कोई सॉल्यूशन हो, जो सिंपल हमारा पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आराम से वो बॉयल होता है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दे, जैसे कि चीनी या नमक, क्या डालेंगे, चीनी या नमक डाल दो जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है, ठीक। इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे तो उसका तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, और जब टेम्परेचर ही कम हो जाएगा तो हीट हमको ज्यादा चाहिए होगा। ये यहाँ पर जो सोल्यूट बताया जा रहा है, जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है, उसको मिक्स कर देंगे तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। स्पीड स्लो होगा माने हम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा माने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना ही पड़ेगा। इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अब उस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इसका क्या, फॉर्मूला, बहुत बहुत सुंदर प्यारा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला जो क्वेश्चन आता ही है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी जो रहेगा के बी इंटू मोलालिटी, ये स्मॉल एम है, इसको मोलालिटी मत समझ लेना, ये हमारा है मोलालिटी, क्या है, मोलालिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, केबी इंटू मोलालिटी, केबी हमारा होता है एलिवेशन कांस्टेंट, क्या देखो सुंदर सा लिखा हुआ है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी क्या है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर। फिर इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, गलती से क्वेश्चन आ जाए याद रखना, क्या है, डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। 1000 × kV × वेट ऑफ बी, फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, फिर वेट ऑफ ए, क्या बोलेंगे, 1000 × kV × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, फिर वेट ऑफ ए। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक। और ये के भी याद रखना, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। फिर इसका एक और एडवांस वर्जन आ गया फॉर्मूला, उसको भी याद कर ही सकते हैं, इसमें क्या है, यहाँ देखो के भी जब पूछे इसमें इसमें स्पेशल रहेगा क्या, एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग से कोई पूछते तब ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एलिवेशन कांस्टेंट के भी बोलते हैं, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ये पूछे तब ये एक सवाल ये रखेंगे, RT² / 1000 × LV,
एलवी। एलवी का मतलब यहाँ तो लिख ही दिए, क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आरटी स्क्वायर। और आर का मतलब तो पता ही, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पे? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पहले तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टीवी। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बोलो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूट लोअर्स कर देता है, किसको? सोल्यूट लोअर कर देता है किसी सॉल्यूशन को जो अच्छा खासा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, लेकिन उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। इसीलिए हम लोग को ज्यादा हिट का रिक्वायर होता है, और ज्यादा देर तक हिट करेंगे, हमारे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बस वही काम। फिर उसके बाद जो हमारा ये फॉर्मूला था जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काफी, तो ये देखो, डेल्टा टीवी इंटू केवी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी। फिर सेकेंड वाला इसका फॉर्मूला था कि 1000 इंटू केवी, फिर वेट ऑफ बी, फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, देन वेट ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला थी। फिर हमारा एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट वाला था, आरटी स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलवी। एलवी का मतलब क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म। अब देखेंगे डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आ जाओ, डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें भी क्या था? इंक्रीज होगा हमारा। सॉल्यूट प्रिवेंट सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रीजिंग इजिली। जो नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी, साफ सुथरा पानी फ्रीज हो जाता है, जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल लो, चीनी या नमक, इसको भी डिस्टर्ब कर देगा। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो फ्रीज हो जा रहा था सिंपल पानी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, नहीं होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, 3, ये सब लगने वाला है। तो ओवरऑल क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दूसरे भाषा में लिखा, सॉल्यूट प्रिवेंट्स सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रीजिंग इजिली। ठीक है, अब फिर से यहाँ फॉर्मूला रहा डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इसमें आएगा के एफ इंटू मोलालिटी। इसमें भी एम का मतलब मोलालिटी ही लेंगे। के एफ, के एफ क्या हुआ हमारा? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ का मतलब मोलाल डिपर्सन कांस्टेंट, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमसे कोई पूछ ले कि मोलाल डिपर्सन क्वेश्चन, कोई ये कोई ये कांस्टेंट ही निकालने के लिए कोई पूछ ले कभी, तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, आर टी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू एल एफ। एल एफ का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन, ऐसे याद रखेंगे। वहां वेपर बॉयल हो रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर आएगा, यहाँ क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। तो क्लियर हमारा हो गया ये दोनों साथ में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना है इसका बस। अब आ गया लास्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट, जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस का जो एक प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट हमारा मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ऑस्मोसिस पहले जानते, देन उसके बाद हम लोग को समझ आएगा ऑस्मेटिक प्रेशर का क्या रोल है, क्यों आ गया ये। ठीक, ऑस्मोसिस जो होता है, हाई सॉल्वेंट हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, उसी चीज को रोकने के लिए आता है ऑस्मेटिक प्रेशर। यहाँ देखो, इसीलिए आता है, अपने पास ज्यादा ज्यादा शक्ति लेकर आता है उसको रोकने के लिए, उस प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक, तो याद देखो, एक्सेस प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन टू टू स्टॉप बोलो या प्रिवेंट सॉल्वेंट, क्या? सॉल्वेंट, पिंक लेंगे, सॉल्वेंट किसको मूव करने से? सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट ही मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसीलिए ऑस्मेटिक प्रेशर अपना शक्ति लेकर आता है उस प्रोसेस को रोकने के लिए। और इसका भी फायदा है कि हम लोग जो आरओ वाला पानी पीते हैं बिल्कुल शुद्ध, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही देन है, इसका भी अपना अलग जलवा है। टू प्रिवेंट सॉल्वेंट फ्लो थ्रू हाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम का मतलब समझ लेना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर हमारा यही होता है, एक्सेस प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर टू अप्लाइड, किसको रोकने के लिए? सॉल्वेंट को रोकने के लिए, इसी यही बस इसका रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वाला वाटर हम लोग पीते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देन एक और इसका एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर।
जो समुद्री पानी होता है सॉल्टी वाटर, उसको भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर करता है ताकि हम लोग के पास पहुंच पाए। क्या? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। और आरओ वाला तो सबको पता है, ये आरओ प्योर वाटर किसके वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। और देन हमारा आरओ वाटर या रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को उल्टा कर देना, तभी हम लोग को प्योर फॉर्म में सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए बोलो रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसको रोकने वाला कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये रहा हमारा। सबसे पहले बात कि ये किसको शो करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सीआरटी। सीआरटी ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हमारा टी से टेम्परेचर, और ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जो स्पेशली कौन सा वाला है? मोलारिटी वाला है। कंसंट्रेशन टर्म भी इसमें आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर में, वो भी स्पेशली कौन वाला? मोलारिटी वाला। मोलालिटी नहीं, किसका? मोलारिटी वाला आएगा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब ये देखो गैस कांस्टेंट आर से, टी से टेम्परेचर तुम लोगों को पता ही, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एक और इसका अल्टरनेट वर्जन आ गया। अगर इसमें हाइट इन्वॉल्व कर दे कोई, सेमी परमेबल है ना, ये देखो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तब हम लोग को प्योर सॉल्वेंट मिलता है, तभी हम लोग शुद्ध शुद्ध पानी पीते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखो बीच में हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लग रखा है। ये तो डिस्टिंग्विश करेगा किसको आना है किसको नहीं आना है। ठीक, हु तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। कहाँ गया ये? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, इजी भी है। क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला? सीआरटी। आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी माने एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन सी का पंगा रहता है। सी का मतलब याद रखना कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म में भी कौन सा? मोलारिटी वाला आएगा। क्या आएगा? मोल पर लीटर। और एक और इसका अल्टरनेट वर्जन फॉर्मूला देख लो, जिसमें अगर कभी कोई हाइट पूछ ले, इसमें हाइट पूछ ले तो क्या लगा देंगे? सी की जगह बस एच लगाएंगे, फिर उसके बाद डी लगाएंगे, जी लगाएंगे, एच डी जी, एच डी जी। ठीक है, डेंसिटी गैस के सब। अब आ गए हम लोग क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड ज्यादा होगा हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर से, तो फ्लो रिवर्स हो जाएगा, फिर सोल्यूशन हमारा प्योर सॉल्वेंट मिल जाएगा, जो तो हम बता ही चुके हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेशर अप्लाइड ज्यादा रहेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से, अप्लाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तभी होगा हमारा फ्लो रिवर्स स्टार्ट होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस उसी के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा प्योर सॉल्वेंट मिलने का। तो ये तो हम बता ही चुके हैं। प्रेशर अप्लाइड ज्यादा होगा किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फ्लो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन हमारा प्योर मिल जाएगा। तो ये हमारा खत्म हुआ कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब क्या? हाँ, इसका आगे देख लेते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड सेल बिहेवियर। तो अब केमिस्ट्री में तुम लोग बायो पढ़ोगे, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड सेल बिहेवियर। सेल बिहेवियर, सेल चैप्टर तो सब थोड़ा बहुत जानता ही होगा। जो नॉन बायो वाला उसको भी पता रहता है सेल क्या होता है, इसीलिए सेल तो पता है ना। चलो, तो आइसोटोनिक का मतलब जानते हैं पहले हम लोग, तो वो जान लिया आइसोटोनिक। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई 1 बराबर पाई 2, ये क्या था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें होगा उसको बोल देंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन है। सेम मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी जब पाई ही सेम रहेगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम रहेगा, तो उसके अंदर का जो फॉर्मूला में आया था कंसंट्रेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, वो सभी सेम रहेगा, सिंपल। तो ये हमारा एग्जांपल, एक एग्जांपल भी देख लो, याद रखना 0.85% NaCl इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, ये एग्जांपल याद जरूर रखना आइसोटोनिक वाला। किसका? ऑस्मो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही 3 टाइप हम लोग देख रहे हैं। आइसोटोनिक, आइसोटिनिक हो गया, आइसोटोनिक। ठीक है, 0.85% ऑफ NaCl, कितना? 0.85% ऑफ NaCl आइसोटोनिक विद किसके साथ? ब्लड के साथ। किसके साथ? ब्लड के साथ। अब अगला देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो, हाइपो एंड देन हाइपर, हाइपर। हाइपो से ही पता चला कि लोअर होगा। क्या होगा? लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर, सिंपल। हाइपो माने लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर, देन हाइपर, हाइपर से पता चला कि हाइपर ज्यादा हो गया।
क्या बोलेंगे, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपर माने उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा। क्लियर हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो 3 टाइप्स पढ़ा था, आइसोटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, देन हमारा था हाइपोटोनिक, लो रहेगा, देन हाइपर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो एक एग्जांपल देखिए, सेल का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ जिसमें हम लोग को, यहाँ देखो सेल का स्ट्रक्चर बना, प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वाटर रसेस इन, हाइपोटोनिक वाटर रसेस इन, वाटर हाइपोटोनिक, वाटर अंदर के साइड ले जाएगा। तो जब भी कुछ जैसे गुब्बारा में पानी भरोगे तो वो तो फूलेगा ही ना, फूलेगा, ब्रस्ट भी हो सकता है। तो यही हमारा ये कह रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वाटर रसेस इन, लाइक गुब्बारा, ये देखो स्वेल्स, फूल जाएगा एंड ब्रस्ट भी हो सकता है। तो ये हमारा हीमोलाइसिस जो बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ाया था चैप्टर में, हीमोलाइसिस। और यहाँ देखो हाइपोटोनिक में थोड़ा सोल्यूशन वाटर रसेस आउट, पानी बाहर की तरफ फेंकेंगे। अब गुब्बारा में का पानी अगर बाहर बाहर फेंक ही दिए, वो तो श्रिंक हो जाएगा ना, सिंपल है। तो क्या हाइपोटोनिक जब भी आएगा तो यहाँ देखना वाटर रसेस आउट, वाटर रसेस आउट, गुब्बारा वाला एग्जांपल याद रखना, पता चल जाएगा, ठीक। तो सेल्स तो हमारा श्रिंक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये चैप्टर जो हम लोग को बायो में पढ़ना था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो तो है ही नहीं, बट फिर भी ये प्लाज्मोलाइसिस का कंसेप्ट है, देन ये हिमोलाइसिस। तो फिर भी ये याद रखना, क्या पता केमिस्ट्री में पूछ ले, हिमोलाइसिस वाला क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। देन प्लाज्मोलाइसिस किसका था, हाइपोटोनिक वाला। तो उम्मीद है ये क्लियर भी हो गया होगा हम लोग का। ऑस्मोटिक प्रेशर भी खत्म, हाइपोटोनिक एग्जाम्पल भी खत्म, सब खत्म, अभी नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, आइसोटोनिक, ये सब क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम्म हाँ, अब ये थोड़ा सा निंजा टेक्निक, ट्रिक आ गया, ट्रिक किसके लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयंस में टूट जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो नहीं टूटे, तो यहाँ पे ये कह रहा है ना, देखो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट्स गिव मोर देन वन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स तो वन, मोर देन वन पार्टिकल्स देगा ही, जो अपने आयंस में टूट रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स से तो ज्यादा ही होगा। तो ये यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कवि हमसे, देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ सिंपल सा बात एक याद रखना है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मतलब ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा रहेगा। इस हाई फाई डेफिनेशन में हमारा यही छुपा था कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा ज्यादा रहेगा वैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। अब इसका भी फायदा है कि हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो जान लिए, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहाँ तैयार है, सीरी तैयार है। यहाँ देखो आयंस, देखो पहले बताते कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे ही कोई कंपाउंड मिले उसको तोड़ फोड़ कर कर लिखो, देन पता चलेगा कि इसमें कितना आयंस है। यहाँ देखो 2 + 3, जो नीचे वर्ड नंबर दे रखा है ना उसको ऐड कर दो, तो हमारा ये 5 आयंस है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा होगा तो हमारा ना उससे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ लिखते हैं, आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। देन उसके बाद हमारा रहेगा वेपर प्रेशर, नहीं वेपर प्रेशर कम रहेगा, हाईएस्ट पाई, माने क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। आयंस ज्यादा दिख जाए कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में, अगर आयंस ज्यादा दिखेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कौन, दोनों हाई रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब लो कौन रहेगा, जो दो बच गया है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। लो कौन रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। तो ये आयंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा हम लोग का। यहाँ देखो यहाँ 3 ही है, नाइट्रो सोडियम, यहाँ देखो 4 आयंस, 3 + 1 4 आयंस आ गया। यहाँ BaCl2, सिंपली कंपाउंड को तोड़ फोड़ कर लिखो। यहाँ देखो एक दिखाते हैं, यहाँ हमारा सोडियम कितना है, 3, कितना है सोडियम, 3 सोडियम, ठीक है। देन उसके बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट तो एक ही है ना, फॉस्फेट तो एक ही है। तो यहाँ देखो कितना हो गया हमारा आयंस, 3। अभी हम सिखाते हैं वैलेंसी फैक्टर निकालना शॉर्ट में, 3, इसमें हमारा 3 आयंस छिपा हुआ है, सॉरी 4, यहाँ भी तो एक है, 4 4 4।
हम इसका देख रहे थे, बता रहे इसका। इसमें देखो Ba1 Cl2 3, इसमें सोडियम प्लस क्लोरीन एक एक, तो 2 आयंस। सिंपल है, और वैसे ये तुम लोग याद भी कर सकते हो। ठीक है, सब जाना माना चेहरा सब, जिससे क्वेश्चन आता ही है। फ्रीजिंग पॉइंट कभी पूछ ले ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट इसमें पूछेगा। अगर इसमें फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले हमसे तो इसमें तो नहीं आएगा ना, इसमें लो आएगा। इसमें हाईएस्ट क्या आएगा हमारा, बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा ना, क्योंकि आयंस भी हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर हाई आएगा। अगर लो आयंस में हमसे पूछ ले कोई, तो इसमें हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा और वेपर प्रेशर, कौन सा, वेपर प्रेशर, ये दोनों ज्यादा आएगा। अब एक और आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स तो हो गया, जो अपने आयंस में टूट जाए वो हमेशा ज्यादा रहता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे। देन इसके बाद अब एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ गया भाई। ये रहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आएगा यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। इसका हमेशा 1 रहता है। क्या रहेगा, हमेशा 1 1 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या कौन सा आएगा, यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, जिसका हमारा वैलेंसी फैक्टर 1 रहेगा। ठीक, ये याद रखना है। अब यहाँ देखो, ये तो हम बता ही दिए, कब से तुम लोग को बता ही रहे। मोर पार्टिकल्स, लो ना, तुम लोग के लिए समरी बन गया है। मोर पार्टिकल्स, हायर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या क्या हाई रह सकता है, इसके साथ एक और था ना, इसका साथ ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई रहेगा। ठीक है, मोर पार्टिकल्स, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, सिंपल। ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा, और मोर पार्टिकल्स आ भी गया तो लो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा लो ही रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, और लो वेपर प्रेशर भी कम रहेगा। तो ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा वैन हॉफ फैक्टर। क्या आ गया, वैन हॉफ फैक्टर, जिसको आई से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं आई से, वैन ऑफ फैक्टर। ये क्या बताता है भाई साहब, ये अब इसका भी देख लो थोड़ा, क्या है, इंट्रोड्यूस्ड फॉर सॉल्यूट दैट डिसोसिएट और एसोसिएट, डिसोसिएट और एसोसिएट। वेंट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कितना टूटा है और कितना जुड़ा है, डिसोसिएट और एसोसिएट। वेंट हब फैक्टर क्या बताता है, किसी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट जो है कितना डिसोसिएट हो रखा है या एसोसिएट हो रखा है, यही बताता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसका इसका ना 2-3 फॉर्मूला है जो बड़ा ही आसान है, इसमें 2 लाए याद रखने ना, बस 2 ही। ठीक, वेंट ऑफ फैक्टर, पहले तो इसको याद रखना, इसका चेहरा याद रखना कि आई से डिनोट करता है। तो नॉर्मल मोलर मास देन अब्जॉर्ब मोलर मास, क्या बोलेंगे, नॉर्मल मोलर मास बाय अब्जॉर्ब मोलर मास। फिर यहाँ देखो, एब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब जिसको देख सकते, एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं इसको। एब्जॉर्ब की जगह पे अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट दिख जाए, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहाँ अगर एक्सपेरिमेंट भी दिख जाए तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई ये वेंट हॉफ फैक्टर का ही हमारा फॉर्मूला है या डेफिनेशन है। क्या, एब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर बाय बटे में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों फॉर्मूला इसका याद रखना, नॉर्मल मोलर मास बाय एब्जॉर्ब मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाय एब्जॉर्ब मोलर मास, दिस दूसरा वाला इसका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर हो गया, सॉल्यूट के बारे में ही था, सॉल्यूट का ही इसमें ज्यादातर जिक्र होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब यहाँ देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, क्या आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नाम हो डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, दिखाएंगे इसको किसको भाई, अल्फा से ही दिखाएंगे, किससे, अल्फा से ही। एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ दिखाएंगे इसको अल्फा से, अल्फा से ही। ठीक, तो यहाँ आया डिसोसिएट का मतलब तो बता दिए, टूट जाना। तो क्या, वन मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू एन आयंस, किसमें, एन आयंस। डिसोसिएट टूट जाना, याद रखना। तो क्या, सिंपली वन मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू एन आयंस। देन इसके बाद ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से आ गया भाई, बोले ना फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। यहाँ देखो, ये हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोलेंगे, DOA शॉर्टकट, डिग्री ऑफ, सॉरी DOD होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I-1 बाई N-1। और यहाँ जो N हमारा शो करता है पता है क्या है, N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। N हमारा क्या शो करता है, वैलेंसी फैक्टर।
तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ नहीं शो करता, यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ आयंस जो वो अल्टीमेटली दिखाता तो वैलेंसी फैक्टर ही है, बट हम लिख देते कुछ और। तुम लोग क्या दिखाता है? आयंस, ब्रेक डाउन वाला आयंस एन। ठीक, तो फिर से एक बार देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? I माइनस वन बाई एन माइनस वन, I माइनस वन बाई एन माइनस वन। क्या बोलेंगे? I माइनस वन बटा एन माइनस वन। क्या हो जाएगा हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ, अब यहाँ देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन, अल्फा से ही दिखाना है। ठीक, इसके बाद देखो एन मॉलिक्यूल्स जो एसोसिएशन है तो ज्वाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। तो फिर देखो एन मॉलिक्यूल्स ज्वाइन इनटू वन। एग्जाम्पल देखो, डाइमर्स, डाइमर्स, ट्राइमर्स। अब इसका भी फॉर्मूला सेम है, बस वहां पे एन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एन था, यहाँ पे वन बाई एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वन बाई एन। बाकी दोनों में फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ देखो पॉइंट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई पूछ ले तो क्या रहेगा? वन माइनस वन, वन माइनस आई बाई वन माइनस माइनस वन बाई एन। क्या रहेगा? यहाँ पे भी ये हमारा क्या रहेगा? आयंस। एन किसको डिनोट करेगा? आयंस को। जो भी कोई भी कंपाउंड थे उसको तोड़ ताड़ कर ब्रेक डाउन कर कर देख लेना, हमारा एन वेक्टर या एन वैलेंसी फैक्टर निकल आएगा। तो ये हमारा एसोसिएशन डिग्री ऑफ, फिर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज छूट रहा है हमारा, हेनरी लॉज, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, हेनरी लॉ क्या होता है? चलो हेनरी लॉ देखते हैं। हेनरीज लॉ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, चैप्टर ही क्या, केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ। चलो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हेनरी लॉ क्या होता है? पहले तो इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्या है, बोलेंगे इसको लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। इसके फॉर्मूला में गैस का जिक्र होगा ही होगा। सॉरी सॉरी, हाँ, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, ये हमारा हुआ हेनरीज लॉ। ये दोनों बनेगा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमारा किसके बराबर रहेगा? हेनरीज कांस्टेंट, KH माने हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। सिंपल, मोल फ्रैक्शन तो आएगा ही, हर में आ जाता है मोल फ्रैक्शन घूम फिर के, इसमें भी आ गया। क्या रहेगा इसमें? प्रेशर याद रखना है, प्रेशर याद रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमारे किसके बराबर होगा? हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल किसके बराबर रहेगा ये? क्या है ये? हेनरीज कांस्टेंट, नजर लगा रहा है हमको कोई। हेनरीज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। फिर से बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ हेनरीज लॉ कंप्लीट। उसके बाद ये जान लेते हैं ना हेनरीज लॉ के, हेनरीज कांस्टेंट जो हमारा आया है KH, KH के बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं। हमारा KH है हेनरीज कांस्टेंट, ये जो डिपेंड करता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थ्योरी वाला, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक, देन इसके बाद सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद सॉल्युबिलिटी। हेनरीज कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी दोनों पे, लेकिन अलग अलग तरीके से। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड
सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस इतना ही कहानी था, इसका फॉर्मूला याद रखना और ये जो लिखवाए हेनरीज कांस्टेंट के बारे में किस पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है वो भी याद रखना। तो बस बस हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया। और अगर कुछ लगे भी कि मिसिंग हो गया, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, तो वो हम लोग अगले क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो रेडी रहना, ये वन शॉट याद कर कर देख कर उसके बाद हम लोग अगले टर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।